हेलो एवरीवन, कैसे बेटा? सब लोग ठीक है? चलिए, गुड। तो बेटा आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो बड़ा बढ़िया टॉपिक होता है। वो टॉपिक हमेशा डिमांडिंग टॉपिक रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको सीखनी है आज रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, ठीक है? तो आपका जो टॉपिक है वो आपका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर, ठीक है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑलमोस्ट हम ये बोलते हैं कि लगभग ये लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का थ्योरेटिकली, ठीक है? हालांकि और बहुत सारी बातें अभी बात करने की इस चैप्टर के अंदर, लेकिन फिर भी ये एक सेगमेंट था आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जरूर अभी, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं रिलेशन, हम बोलते हैं रिलेटिव, हम बोलते हैं ये हमारा रिलेटिव है। यानी कि रिलेटिव होने के लिए जरूरी है कि कम से कम दो लोग हों आपस में। अकेले किसी बंदे के साथ आप रिलेटिव नहीं हो, अकेले आप अपने आप को रिलेटिव नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं रिलेटिव हूं, आप ये कह सकते हैं कि मैं उसके साथ रिलेटिव हूं या वो मेरा रिलेटिव है। तो कम से कम दो लोग चाहिए होते हैं रिलेटिव होने के लिए। इसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी की मैं बात करूंगा, ठीक है? वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं, कम से कम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होने चाहिए, और नॉर्मली हम दो की ही बात करते हैं क्योंकि उसको इजी होता है हमको आपस में सिंक्रोनाइज करना, ठीक है ना? अदरवाइज फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन देखना, सेकंड से थर्ड का देखना, थर्ड से फोर्थ का देखना, फोर्थ से फर्स्ट का देखना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम दो लोगों के बीच में रिलेशन देखते हैं, ठीक है? दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन देखते हैं, और स्पेशली उनके बीच में देखेंगे जिनमें कम से कम एक तो कोई मूव कर रहा हो। अगर दोनों मूव कर रहे हैं इट्स गुड, कोई एक मूव कर रहा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी मूव नहीं कर रहा तो वेलोसिटी का एस्पेक्ट नहीं आ पाता, ठीक है? तो चलिए खैर इस मुद्दे पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटिव वेलोसिटी, और इस रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक के अंदर जो डेफिनेशन है हमारी वो क्या होगी, पहले आप डेफिनेशन को समझ लें, उसके बाद इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है? तो आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, वरना आप इसको ढंग से सुन लें, ठीक है? तो डेफिनेशन क्या थी इसकी, द रिलेटिव वेलोसिटी of one object, the relative velocity of one object with respect to another object, with respect to another object is defined as the velocity with which is defined as the velocity with which one object moves with respect to another object. One object moves with respect to another object. ठीक है? ये एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। एक और डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम की फॉर्म में। आपको पता है कि वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपली स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को सेम कह सकता हूं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो गई, साथ साथ ही अगर कंटिन्यूएशन में आप सीखें या उसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, हेंस रिलेटिव वेलोसिटी is defined as the time rate of change. Relative velocity is defined as the time rate of change of the relative position, time rate of change of the relative position of one object with respect to another, of one object with respect to another object. ठीक है बेटा, राइट? ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, अब था बेटा सीन क्या, मान लीजिए मैं पहले रिलेटिव वेलोसिटी का एक बेसिक आपको कांसेप्ट बताता हूं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मान लो बेटा कोई एक कार थी जिसको हम ए बोलते हैं, कोई कार ए थी जिसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, वो इससे इधर की ओर जा रही है टुवर्ड्स राइट। और एक सेकंड कार है, कार बी, जिसकी वेलोसिटी है हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर, या मैं 90 मान लेता हूं उसको, 90 किलोमीटर पर आवर, और वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर ये दोनों कार काफी लंबे टाइम तक चलती रहे तो कुछ टाइम बाद पॉसिबल है कि ये कार बी जो है वो कार ए को पीछे छोड़ के आगे निकल जाए, यानी कार बी आगे निकल जाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार बी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में क्या थी, तो देखो इसकी इंडिविजुअल स्पीड थी 80,
इसकी इंडिविजुअल स्पीड थी 90, इनके स्पीडोमीटर 80 और 90 दिखा रहे होंगे। लेकिन जब ये 90 किलोमीटर पर आवर वाली कार बी वाले ए वाले के बगल से निकलेगी तो धीरे धीरे जाती हुई नजर आएगी। 90 की स्पीड से जाती हुई नजर नहीं आएगी, वो सिर्फ 10 की स्पीड से जाती नजर आएगी, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड सिर्फ 10 ज्यादा है। और 10 ज्यादा स्पीड होने का मतलब ये होता है कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है, या रिलेटिव स्पीड अगर मैं बात करता हूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 10 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में। तो हम यही बात कर रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से कंपेयर करना, और उस कंपैरिजन से दो बातें निकल सकती हैं, तीन बातें निकल सकती हैं। पहले वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, पहली बात। दूसरे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, दूसरी बात हो सकती है। और तीसरी बात हो सकती है दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो सकती है। ठीक है बेटा, राइट? ये बातें हो सकती है इसके अंदर। अब बात करते हैं थोड़ा टेक्निकली, पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का, और उसके बाद बात करेंगे आगे कि क्या क्या चीजें हमको और पढ़नी है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखिए, यहां पर मान लीजिए बेटे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूं, फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूविंग विद, फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1, वो क्या था हमारे पास? हमारे पास, इसको मैं लिखता हूं x1 या डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बहुत टेक्निकल बात मैं लिखने वाला हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा x1 इज इक्वल टू x01 प्लस v1 इंटू टी। मैं यहां पर लिख देता हूं इन टाइम t टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब मैं जानता हूं कि जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो हो सकता है आपको समझ ना आएगी, तो कोई बात नहीं, इस इक्वेशन का मैं पहले आपको एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि इक्वेशन मैंने किस हिसाब से लिखी है, तब आप समझ पाएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो लगाया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो बच्चे कि पहले ये जीरो डिस्टेंस था, ये 10 मीटर था, और ये मेरे पास 100 मीटर है। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करता है, यहां से स्टार्ट करता है चलना, यानी कि पहले से ही वो 10 मीटर पे था, और वहां से अगर चलना शुरू करता है तो यहां से लेकर यहां तक ये कितना डिस्टेंस चलेगा? ये 90 मीटर चलेगा। ओके, यहां से यहां तक 10 मीटर चलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस जो x1 था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1, उसमें दो चीजें आई, एक तो आया 10 मीटर और एक आया 90 मीटर। अभी जो 10 मीटर दिख रहा है ये क्या है? 10 मीटर होता है वो डिस्टेंस जो तब चल चुका होता है जब टाइम 0 होता है, यानी जब आपने कैलकुलेशन चालू करी होती है तो उससे पहले ऑब्जेक्ट कितना चल चुका था, वो होता है हमारे पास वो डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट 10 मीटर पहले चल चुका था, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x0 से। x0 का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन टाइम इज 0। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल ये था कि मान लीजिए कि कहीं रेस हो रही थी, आप किसी ग्राउंड में गए, कोई गेम चल रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम मान लेते हैं, कोई ऐसे गेम चल रहे थे, आपने टिकट ली थी और आप वहां पे जाके बैठे। तो जब आप वहां बैठे, आप किसी एक पर्टिकुलर रेस को देखने के लिए बैठे थे, रेस थी 400 मीटर की, ठीक है ना, 400 मीटर की रेस थी, और जब आप वहां बैठे तो रेस स्टार्ट हो चुकी थी। तो आपने पूछा भाई कितनी, आपने अपने पड़ोसी से पूछा कि भाई कितनी रेस हो चुकी है, तो उसने बताया कि 100 मीटर की रेस हो चुकी है, 300 बाकी है। तो आप जब से बैठे हैं, आप कितने मीटर की रेस देखेंगे? आप देखेंगे 300 मीटर की। और आपके बैठने से पहले कितनी चल चुकी थी? 100 मीटर की रेस हो चुकी थी। लेकिन टोटल रेस कितने की थी? टोटल 400 की थी। तो 400 मीटर की रेस में दो अलग अलग डिस्टेंस हो गए, 100 मीटर प्लस 300। 100 मीटर डिस्टेंस वो है जो आपके आने से पहले ट्रेवल हो चुका था, उसी को हम x0 बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन टाइम इज 0। आपका टाइम तो तब शुरू होगा ना जब आप बैठे हुए हैं, तो उससे पहले जितना भी आप चल चुके होते हैं वो x0 होता है, और उसके बाद जो चलते हैं वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर टाइम इज इक्वल टू 0,
और दूसरा होता है डिस्टेंस ट्रैवल आफ्टर टाइम इज इक्वल टू 0। तो अब डिस्टेंस पहले से जो 10 मीटर चला हुआ था इस केस में और 90 मीटर इस केस में था, तो 10 मीटर डिस्टेंस था वो जब आपने स्टार्ट किया, ये टाइम 0 था और यहाँ टाइम t था। तो पहले से जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है उसको लिखते हैं आप x नॉट, और बाद में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है उसको आप लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था। तो v1 इनटू t मैंने ये लिखा हुआ है, x नॉट 1 लिख दिया क्योंकि x नॉट पहले, अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, तो मैं x नॉट के साथ 1 लगा देता हूं क्योंकि यहां मैंने x1 लिखा है। वरना x तो मेरे पास दो हो सकते हैं, x1 भी हो सकता है x2 भी हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट है। तो मैं दोनों को अलग अलग कैसे बताऊं? दोनों को अलग अलग ऐसे बता पाऊंगा कि डिस्टेंस के लिए यहाँ x1 लिखूंगा, यहाँ पे x नॉट 1 लिख दूंगा और यहाँ v1 t लिखूंगा। अब मैं जब सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सोचिए। सेम चीज मैं सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए अगर इस इक्वेशन को लिखूं, ये बड़ा बढ़िया कांसेप्ट है इसका, और इसके ऊपर इतने मस्त क्वेश्चन बनेंगे ना, जबरदस्त वाले क्वेश्चन। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी जिसका आपको लॉजिक नहीं पता होगा, वो मैं आपको आज बताऊंगा। और मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं इस बात को कि जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा उनमें से मैक्सिमम चीजें अपनी आंखों के सामने आपने देखी होगी और मैक्सिमम चीजें आपने खुद से परफॉर्म करी होंगी, लेकिन आपको उसका लॉजिक नहीं पता होगा, वो मैं बताऊंगा आपको आज। तो देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t, x1 इज कर दो ये। अब बात करते हैं फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट कॉमा मूविंग with moving with velocity v2, moving with velocity v2, उसके लिए है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t। सेम टाइम t के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वो था हमारे पास x2 इज इक्वल टू, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए मैंने x2 लिख दिया है यहाँ पे। अब x नॉट 2 प्लस v1 v2t, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो v2 वेलोसिटी चल रहा है। अब आप इन दोनों में आप कंपैरिजन देखो, इसमें कंपैरिजन क्या था, ये x1 इक्वल टू x नॉट 1 प्लस v1t था, मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए किया तो जहां जहां 1 लिखा था वहां 2 लिख दिया बस। ये डिस्टेंस ट्रैवल था इनिशियली, ये भी डिस्टेंस ट्रैवल था इनिशियली जब टाइम 0 था, और उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो ये था v1t और v2t। अब क्या है हमारे पास, हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1, ये निकालना है मुझे। अब मुझे बताइए कि इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है, तो मैं v2 माइनस v1 कैसे निकाल सकता हूं? कैसे निकाल सकते हैं बताओ? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v2 माइनस v1 क्या करना पड़ेगा? हमें सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 2 माइनस 1 कर दूंगा तो v2 माइनस v1 आ सकता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। नाउ ऑन subtracting equation 1 from equation 2, we get x2 minus x1 is equal to x0 2 minus x1 0, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, प्लस का v2t माइनस v1t, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आता है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x, x0 2 माइनस x0 1 को मैं x0 मान लेता हूं, इसको हमने ये लिख दिया दोनों के माइनस करने का, इसको हमने ये लिख दिया, और यहां क्या बनता है बेटा, v2 माइनस v1 और ब्रैकेट में t, t कॉमन आ सकता है दोनों में से। मुझे क्या निकालना है, मुझे v2 माइनस v1 निकालना है, और v2 माइनस v1 निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। बस एक स्टेप और रहेगा और आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा। Therefore, x minus x naught is equal to v2 minus v1 into t. That means t is equal to, sorry, v minus v2, v2 minus v1 आपको निकालना था, v2 minus v1 is equal to क्या आएगा, x minus x naught upon t. Here v2 minus v1 is known as, इसको क्या बोलते हैं, known as relative velocity of second object, relative velocity of second object with respect to first object,
टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लिख देता हूं मैं पूरा यहां पे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड की वेलोसिटी क्या है, ये वो रिक्वायर्ड रिलेशन है जो हमको चाहिए था। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में हमेशा आए, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। क्या रिलेटिव वेलोसिटी तो आता है, ये डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये डेरिवेशन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये डेरिवेशन आपको कांसेप्ट सिखाता है कि आपको अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो पहले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूं कितने पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उससे वेलोसिटी निकल के आती है। या फिर अगर मुझे दोनों की वेलोसिटी पता है सीधा कि ये 90 किलोमीटर पर आ रही है, 100 किलोमीटर पर आ रहा है, तो दोनों को सीधा माइनस कर दो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगी। तो डिस्टेंस पता हो तो वेलोसिटी ऐसे निकालनी है, और अगर वेलोसिटी ही पता हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालनी है वो हम अब सीखते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उसको किस तरीके से सीखा जाए। चलिए देखते हैं। पहले मैं डिस्कस करूंगा ग्राफ्स की, ग्राफ्स फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। इसके ऊपर बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, 1 मार्कर है 2 मार्कर। ग्राफ फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, मैं 3 ग्राफ बनाऊंगा यहां पे और 3 ग्राफ की कंडीशन समझाऊंगा। ग्राफ कैसा है, ग्राफ इज पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको मैं पोजीशन टाइम भी बोल सकता हूं, इसको मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल सकता हूं। ठीक है, देखो ग्राफ ऐसा है, ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसके लिए x01 ये आ गया और x02 ये आ गया। अब ये x01 और x02 क्या था, मैंने आपको बताया था ये वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जब टाइम 0 होता है तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कितना चल चुका होता है। तो यानी कि यहां पर टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट कितना चल चुका था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट x01 इतना चल चुका था। कब, जब आपने टाइम देखना शुरू किया, यानी कि जब आपने स्टार्ट किया। और यहां से यहां तक का कितना है, ये वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जो सेकंड ऑब्जेक्ट चल चुका है। एग्जांपल देखो, दोबारा बताया था फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए। जो आपको याद होगा, इसको भी छोड़ के मैं एक राउंड ट्रैक लेता हूं। राउंड ट्रैक, जब भी हम किसी ऐसे पाथ की बात कर रहे होते हैं, कैसे पाथ की, जिसमें इस तरीके से राउंड सर्कमफेरेंस के अंदर एथलीट दौड़ रहे होते हैं, तो मैं सिर्फ 2 बनाता हूं यहां पे। आपको यह पता होगा कि फिनिशिंग पॉइंट तो हमेशा रेस में सेम होता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो ये जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ 100 मीटर की रेस में सेम होता है, बाकी रेस में स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम नहीं होता। क्योंकि जो रेस ट्रैक बनता है, इतना आपने शायद फिजिकल एजुकेशन में आप सीखेंगे क्लास 11 12 में, कि जो रेस ट्रैक बनता है उसमें क्या होता है, 100 मीटर का एक स्ट्रेच होता है, फिर कर्व होता है, फिर 100 मीटर का स्ट्रेच होता है, इस तरीके से चलता है। तो मान लीजिए कि फिनिशिंग लाइन ये थी, मान लो ये फिनिशिंग लाइन थी। अब फिनिश लाइन तो फिक्स होती है, सबको एक ही जगह से होकर गुजरना होता है। लेकिन अगर मान लो 200 मीटर की रेस थी तो क्या होता है, जो सबसे छोटे वाले ट्रैक पे चलेगा, यहां पर जो एथलीट चलेगा, मान लो ये ए था और ये बी था, अगर मैं बोलता हूं कि ए और बी दोनों एक जगह से स्टार्ट करो, तो आपने चीटिंग कर ली। कैसे चीटिंग कर ली, ए को तो कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा और बी को ज्यादा, तो ऑब्वियसली ए के जीतने के चांस बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको अगर फेयर तरीके से सारे काम करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए जो था वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला था रेस के लिए और बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला था रेस के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा कि बी को आपको आगे रखना पड़ेगा। अब ये पॉसिबल है कि यहां से लेकर यहां तक ए चले 200 मीटर, तो बी यहां से लेकर यहां तक चलेगा तो भी 200 मीटर ही होगा। यानी जिसको लंबे ट्रैक पे जाना है उसको थोड़ा आगे कर दीजिए ताकि वो भी सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करे। इसलिए आप देखिए, कभी फ्यूचर में आप कोई भी रेस देखते हैं जिसमें 400 मीटर या और ज्यादा हो, 1600 मीटर की रेस हो, जितने की भी रेस हो, बड़ी अगर रेस होगी तो उसमें आप चेक करिएगा कि जब भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो वो सेम नहीं होता। जो सबसे छोटे ट्रैक पे चल रहा होता है, सबसे अंदर वाले ट्रैक पे वो सबसे पीछे होता है, उसके बाद उसके आगे होता है, उसके बाद वाला उसके आगे होता है, उसके बाद वाला उसके आगे होता है, ताकि सबका ओवरऑल डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस सेम कवर करें। ठीक है, राइट। तो अब सुनो बच्चे, तो अब एक बड़ी सीधी सी बात हो गई कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, मैं आपको समझाने वाला था कि x01 और x02 क्या है। मान लीजिए कि ये था 0 पॉइंट और a वाला इस टाइम 0 पॉइंट से 10 मीटर आगे,
और बी वाला इससे भी 10 मीटर आगे। तो अब जब रेस शुरू होती है तो ए वाला कितना आगे है? 10 मीटर आगे ना, 10 मीटर से चलता है ना, तो इसका मतलब है ये यहां से लेकर यहां तक अगर ये ए वाला था तो 10 मीटर का डिस्टेंस ये हो गया, वो पहले से ही इतना आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। और अगर मैं बी वाले की बात करूं तो बी वाला कितना आ गया? 10 + 10 20 मीटर पहले से ही आगे चल रहा है जीरो लाइन से। तो इसका मतलब हो गया कि यहां से लेकर यहां तक बी वाले का ये हो गया ना, ये 20 मीटर हो गया। तो बी वाला 20 मीटर से स्टार्ट करता है और ए वाला 10 मीटर से स्टार्ट करता है। दीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो अगर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे ना हो तो उसका ग्राफ 0 से शुरू नहीं होगा, कुछ ऊपर से शुरू होगा। और किसी का अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही है तो फिर क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट ओ से ही ग्राफ शुरू होगा, ये हमेशा पर्टिकुलर है। चलिए अब जरा देखते हैं, ये मैं ग्राफ जो बता रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट बता रहा था, तो ये कैसे होगा देखते हैं। हमारा ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी और रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। ए से बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दो या बी से ए की 0। भाई दोनों की अगर वेलोसिटी सेम होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकलती है? मान लो एक कार 50 किलोमीटर/आवर से चल रही है, सेकंड कार भी 50 किलोमीटर/आवर से चल रही है, अब ये भी 50 से चल रही है, ये भी 50 से चल रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 - 50 = 0। ये देखो, ये कांसेप्ट कहां लग रहा होता है? ये कांसेप्ट तब लग रहा होता है दो बाइक वाले होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, ये भी बाइक चला रहा है, वो भी बाइक चला रहा है, और इनके पीछे भी एक बैठे हैं। अभी क्या चाहते हैं? एक लंबा रास्ता है स्ट्रेट, जहां पे दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है, तो इनकी कोशिश होती है कि एक काम करते हैं, बात करते करते साथ साथ ड्राइव करते हुए चलेंगे। तो अब बात करते करते अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब 50 किलोमीटर/आवर से ये बाइक वाला जा रहा है, 50 किलोमीटर/आवर से ये बाइक वाला जा रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बगल वाला चल ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो मेरे बगल में साथ साथ ही दिख रहा है। जैसे आप खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे ही आप चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 नजर आ रही है, मूव करता कोई नजर नहीं आ रहा। ये रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट था। तो यहां पे मैंने बताया कि ए और बी दोनों की वेलोसिटी सेम है इस ग्राफ के अंदर, इसी वजह से इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। ये भी 60 किलोमीटर/आवर है तो वो भी 60 किलोमीटर/आवर है, और दोनों का जब आप माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब ये कैसे पता कि दोनों की वेलोसिटी सेम थी? इस ग्राफ को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी सेम थी? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप, ये मैं हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि किसी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम का मतलब डिस्टेंस टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान लो फिलहाल। स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है वो होता है tan थीटा, और वो निकलता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। यानी कि y एक्सिस पे था डिस्टेंस, x एक्सिस पे था टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। इसका मतलब ये ग्राफ है वेलोसिटी का, ठीक है, ये स्पीड मान सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर इंक्लाइनेशन सेम है, इंक्लाइनेशन का मतलब समझते हैं, tan थीटा का सेम होने का मतलब इंक्लाइनेशन। अगर मैं यहां से दो पैरेलल लाइन खींचूं और ये एंगल चेक करूं कि क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो अगर ये दोनों एंगल बिल्कुल बराबर हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। एंगल बराबर तो मतलब स्लोप बराबर, और स्लोप बराबर तो मतलब tan थीटा बराबर y एक्सिस अपॉन x एक्सिस बराबर, यानी कि वेलोसिटी बराबर, क्योंकि इन दोनों के स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को, और क्योंकि दोनों का इंक्लाइनेशन स्लोप बराबर है, ऐसे बिल्कुल बराबर है, पहले का भी ऐसा है दूसरे का भी ऐसा है, तो दोनों का स्लोप अगर बराबर है तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी बराबर है, और दोनों की वेलोसिटी अगर इक्वल है तो इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अभी जैसे जैसे मैं आपको और आगे ग्राफ बताऊंगा आपको ये चीजें और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। देखिए, तो इस केस में क्या था, दोनों की वेलोसिटी सेम थी तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई। क्वेश्चन कैसा बनता है इसके ऊपर? इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी सच दैट देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज 0। ए और बी का आपको ग्राफ बनाना है ताकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए, तो आपको ये ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। अब देखिए जरा दूसरा ग्राफ क्या है हमारे पास। हाँ जी, जो बी ग्राफ है हमारे पास वो भी पोजीशन टाइम ही है, पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ। और यहां पे क्या है, यहां पर ऐसा है,
ए और बी, अगेन दिस इज x01, दिस इज x02। क्या आपको इस बार भी ए और बी का एंगल बराबर दिख रहा है? क्या इस बार भी ए और बी का इंक्लाइनेशन बराबर है? सोचिए, ढंग से देख लेते हैं। एक ये थीटा हो गया और एक थीटा हो गया, क्या ये दोनों एंगल बराबर दिख रहे हैं? नहीं है, बराबर नहीं है। अगर ये 30 डिग्री है तो हो सकता है वो 60 डिग्री या 45 बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, जिसका इंक्लाइनेशन ज्यादा, जिसने एंगल बड़ा बनाया है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी। मैं जानबूझ के मैंने लाइन ड्रॉ करी थी, फिर मैंने इसको मिटाया, क्योंकि अगर मैं लाइन नहीं मिटाऊंगा तो ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, क्योंकि ग्राफ ऐसा बनाना होता है, लाइन खींच के नहीं बनाना होता। वो लाइन मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि आप एंगल को कंपेयर कर सके। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा है क्योंकि ये एंगल बड़ा बना रहा है। अब रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी हो ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो VB माइनस VA जो आ रहा है वो आ रहा है इस केस में पॉजिटिव। पिछली बार VB माइनस VA, यहां पे मैं दिखा देता हूं, इस वाले केस में VB माइनस VA जो था वो 0 था, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम थी। इस बार B की वेलोसिटी A से ज्यादा है, तो मैं B वाले में से A माइनस करूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी केस में अगर मैं A में से B को माइनस कर दूं तो आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों ही एस्पेक्ट है, बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस करूंगा तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब थर्ड ग्राफ देखते हैं। थर्ड ग्राफ में क्या है, अगेन ये पोजीशन है, ये टाइम है, मैं सिंपल लिख देता हूं यहां पे पोजीशन टाइम। अब ये ग्राफ देखना कैसे बनेगा। थोड़ा सा इसको और आगे बनाता हूं, ये ए था और ये बी था, दिस इज ए, दिस इज बी। अब इस ग्राफ में आपको क्या पता लगा, x01 ये रहा, x02 ये रहा। क्या पता लगा इस ग्राफ के अंदर? इस ग्राफ के अंदर ये पता लगा कि एंगल किसने बड़ा बनाया है। इस बार एंगल ए ने बड़ा बनाया है, चेक करो, इसने इतना बड़ा एंगल बनाया और बी ने इतना छोटा, बिल्कुल छुटकुसा इतना सा एंगल बनाया। तो ये पक्की बात है कि ए ने बड़ा एंगल बनाया, बी ने छोटा, तो हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा है, जो ए कार थी उसकी वेलोसिटी बी से ज्यादा है। अब बी वाला मान लो आगे चल रहा था, कैसे पता बी वाला आगे चल रहा था, क्योंकि x0 0 बड़ा है, यानी कि बी वाला आगे से स्टार्ट करता है, ए वाला पीछे से स्टार्ट करता है। अगर ए वाले की स्पीड ज्यादा हुई और बी वाला पहले आगे चल रहा था, तो अल्टीमेटली ए वाला कभी ना कभी तो बी को क्रॉस कर लेगा ना, इसको बोलते हैं ओवरटेक करना। ठीक है, अगर एक कार ऐसी थी, जैसे हमारी कार है मान लो 80 किलोमीटर पर आवर से चलती है और मैं पहले निकल चुका हूं घर से कहीं जाने के लिए, तब तक पीछे एक सुपर कार आ रही है, वो चली मुझसे पीछे से थी लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा है, तो वो मुझे ओवरटेक कर जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, किस पॉइंट पर ओवरटेकिंग हुई है, ओवरटेकिंग हुई है इस पॉइंट पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसके यानी कि अगर ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा है तो और बी वाला पहले से आगे था, तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि ए वाला बी को क्रॉस करता हुआ, ओवरटेक करता हुआ निकलेगा। तो उस टाइम पर ये जो हमारे पास है, ये जो पॉइंट है, ये क्या है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे पोजीशन एट ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग के टाइम पर पोजीशन क्या थी, और ये क्या है, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग का टाइम क्या आएगा, ये था हमारे पास पोजीशन ऑफ ओवरटेकिंग, किस टाइम पर वो ओवरटेक करती है, और ये था हमारे पास टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, किस टाइम में ओवरटेक करता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कब ओवरटेक करता है। तो इस केस में हमारे पास VA ग्रेटर देन VB है, तो इसका मतलब है मैं VB माइनस VA अगर निकालता हूं तो आंसर नेगेटिव आता है। तो ये समझते हैं कि इस ग्राफ में VB माइनस VA नेगेटिव है, इस ग्राफ में VB बड़ा था तो VB माइनस VA पॉजिटिव आ गया, इस ग्राफ में दोनों बराबर थे तो VB माइनस VA आ गया 0। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी आपके पास थी कि A और B में से या तो A बड़ा हो सकता है या B बड़ा हो सकता है या दोनों सेम हो सकते हैं, तीनों कंडीशन ग्राफ ये आपके सामने, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपके पास ग्राफ फॉर रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी होती है तो ग्राफ 2 बनाए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब 2 लाइनें बनाई जाएंगी आपके पास एक ग्राफ के अंदर। अब बात करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे बनेंगे। बड़े सिंपल क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अभी, और सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ की पोजीशन डिस्कस करूंगा, और फिर आपको बताऊंगा क्या ऐसे खतरनाक कंसेप्ट हैं। खतरनाक कंसेप्ट का मतलब है कुछ ऐसी मैं चीजें बताऊंगा कि वो शायद आपको बुक में मिलेगी ही नहीं, कुछ अलग तरीके से। कुछ मैंने शॉर्टकट्स बनाए हैं इस चीज को सीखने के लिए,
जिसको अगर आप समझ पाएंगे तो आप उन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी कर पाएंगे जो कि नॉर्मली सोच ही नहीं पाते लोग। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, अब समझिए, अब है अंडरस्टैंडिंग का मामला। ये तो था हमारे पास बेसिक सारी नॉलेज। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर आते हैं। एक कार थी बेटा ए, जो चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, और वो कहां जा रही है, कहां जा रही है, डायरेक्शन अगर मैं इंडिकेट करूं ऐसे, नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ इधर हो गया, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसा। तो एक कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से किधर जा रही है, उधर जा रही है। उधर क्या है, ईस्ट डायरेक्शन। ओके, एक दूसरी कार थी बी, जो कि 80 किलोमीटर पर आवर से कहां जा रही है, वो भी ईस्ट में जा रही है। ओके, तो अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी, आपसे दो चीजें पूछ सकते हैं, यहां पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। WR का मतलब है विद रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में, बी, ये। या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी और बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी। अब हमें लगता है कि क्या ये एक जैसे नहीं है, क्या डिफरेंस हो गया इन दोनों में। ए के रेस्पेक्ट में बी को देखना है, बी के रेस्पेक्ट में ए को देखना। मतलब मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, क्या इस बात में कोई डिफरेंस है, सोचो। है डिफरेंस, पोजीशन का डिफरेंस है। अगर मैं अपने रेस्पेक्ट में आपको देख रहा हूं तो आप अपने घर में बैठे, और अगर आपके रेस्पेक्ट में आप मुझे देखो तो मैं अपने घर में बैठा हूं। घर अलग अलग है ना, सेम तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्पेक्ट में देखने से कुछ चीजें तो बदल जाती हैं। और वो क्या चीजें बदलती हैं, अगर मैं अपने घर में बैठा हूं और बाहर देख रहा हूं, तो बाहर जो इंसान है वो मुझे देखता है, वो कहता है घर के अंदर बैठा है। और मैं अगर बाहर वाले को देखता हूं, मैं बोलता हूं घर से बाहर घूम रहा है। लोग वही थे, लेकिन रेस्पेक्ट बदल गया। किसी के रेस्पेक्ट में मैं अंदर हूं तो मेरे रेस्पेक्ट में कोई बाहर है, दोनों चीजें बदल गई। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे किसको देख रहे हो। इसलिए ये दो डिफरेंट जो क्वेश्चन है, देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों का आंसर अलग आएगा। और वो कितना अलग आएगा, किसके रेस्पेक्ट में आएगा, वो सोचेगा। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आपको यह मानना होता है कि ए या बी में से किसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन माने और किसको नेगेटिव, किसके डायरेक्शन को पॉजिटिव माने। तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको क्वेश्चन में पहला दे रखा हो, जैसे मुझे पहले कार ए दे रखी होगी, तभी तो कार बी दे रखी होगी। पहले बी बाद में ए नहीं आता, पहले ए बाद में बी आता है। तो इसका मतलब ए की जो डायरेक्शन थी इधर की ओर, इधर की ओर, वो कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट। और इधर की ओर जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी वेस्ट। तो ए कार इधर जा रही थी, तो इधर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, यानी ईस्ट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं। तो इसके रेस्पेक्ट में, ईस्ट के रेस्पेक्ट में वेस्ट बिल्कुल उल्टा हो गया ना, तो वेस्ट डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेंगे। नॉर्थ साउथ का यहां कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज ईस्ट है तो उसके अपोजिट सिर्फ वेस्ट होता है, नॉर्थ या साउथ उसके अपोजिट नहीं होते। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो वेस्ट डायरेक्शन आपके हिसाब से नेगेटिव हो गई। पहली बात आपको ये समझनी है। अब देखिए, मैं पहले इसका आंसर निकालता हूं, फिर बताता हूं उसका मीनिंग क्या निकलेगा। बहुत ढंग से समझना बेटा, ये इतना बढ़िया टॉपिक है ना, अच्छे अच्छे बच्चों को एक टॉपिक नहीं समझ में आता, क्योंकि वो उसको हवा में पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी ना, उसको ढंग से सुनिएगा, बहुत गहरी बातें बताऊंगा आपको। वेलोसिटी ऑफ, ए पार्ट में निकला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको हम लिखते हैं वी ए बी। ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब पहले ए लिखना है, बाद में बी लिखना है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। ये बेसिक फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला देखा भी था कि वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं। ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है किसको किसके रेस्पेक्ट पे देख रहे हैं। तो लिखने का तरीका हुआ कि अगर ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोला है तो मैं पहले ए लिखूंगा, बाद में बी लिखूंगा। ठीक है, यहाँ भी ए बी, यहाँ ए बी लिखूंगा तो पहले वी ए माइनस वी बी करूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे सेकंड में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो मैं लिखूंगा वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों के लिए जो फॉर्मूले लगेंगे, इन दोनों केस के लिए वो ये लगेंगे।
ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब पहले ए बाद में बी और वी ए माइनस वी बी। बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब पहले बी बाद में ए और वी बी माइनस वी ए। पहले वाले को पहले लिखना है, बाद वाले को बाद। दोनों जैसे मैंने सेम किया। ओके, अब देखते हैं कि आंसर क्या आता है। वी ए था हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर माइनस वी बी कितना है मेरे पास 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, आंसर आ गया -20 किलोमीटर पर आवर। ओके, वी बी माइनस वी ए, वी बी था 80 और इधर 60, आंसर आया +20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या इन दोनों का मीनिंग सेम है? क्या +20 और -20 सेम होते हैं, या कुछ कंसेप्ट है इसके पीछे? हाँ, लॉजिक है। चलो, अब ये लॉजिक क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले इमेजिन करिए कि मैं बोलता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जो भी चीज बाद में लिखी हुई है ना, उस कार के अंदर अपने आप को मान लो। मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी वाली कार में आप बैठे, ठीक है? ओके, बी वाली कार ये रही और ए वाली कार ये रही। ओके, ये ए वाली कार है आपके दूर और बी वाली कार आपके पास है, ठीक है? ओके, ये ए वाली कार चल रही है 60 से और बी वाली चल रही है किससे? 80 से। अब आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि आप बी वाली कार में बैठे हैं और ए को देख सकते हैं। आप बैठे हैं बी में और देख रहे हैं ए को। आपकी स्पीड थी 80, तो क्या होगा जब आप चलेंगे तो 80 वाली आगे जाती रहेगी, 60 वाली तो पीछे। भाई 60 और 80 दोनों ही चल रही है, लेकिन 80 वाली ओवरटेक कर जाएगी ना। अब मुझे बताओ कि आप जो बी कार में बैठे हैं, आपको ए कार किधर जाती हुई नजर आएगी? सोचो, जा तो ईस्ट में ही नहीं थे दोनों, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो ये कार आपको ऑटोमेटिकली पीछे जाती हुई नजर आएगी। पीछे जा नहीं रही होगी, लगेगा, क्योंकि आपने उसको पीछे छोड़ दिया। जब भी आप किसी कार को, जब आप कार में आगे जा रहे होते हैं और किसी बाइक वाले को पीछे छोड़ते हैं, तो आपको उल्टा जाता हुआ नजर आता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप बी कार में बैठे थे, मैंने बोला जो सेकंड नंबर पे लिखा है उसमें आप बैठे हैं, बी कार पे आप बैठे हैं और ए कार को आप देख रहे हैं। तो बी कार से जब आपने ए कार को देखा तो आप आगे बढ़े, तो आपको ए कार किधर जाती हुई नजर आ रही है? इधर तो ईस्ट डायरेक्शन है, इधर है वेस्ट, तो आपको ए कार पीछे जाती हुई नजर आती है? जानी नहीं होती पीछे, लेकिन लगती है, अपरेंट इफेक्ट। अगर ए कार पीछे जाती हुई नजर आ रही है तो पीछे कौन सी डायरेक्शन है? पीछे है वेस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन अगर पीछे है तो वेस्ट डायरेक्शन को हमने क्या बोला था? नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव जो 20 किलोमीटर पर आंसर आया है वो ये बता रहा है कि आप अगर बी कार में बैठे हैं और आप ए कार को देख रहे हैं, तो ए कार आपको वेस्ट में 20 किलोमीटर पर आवर से जाती हुई नजर आएगी, वो आपको पीछे जाती हुई नजर आएगी, और पीछे का मतलब वेस्ट। अब दूसरा एस्पेक्ट बताता हूं, ठीक है ना? मैं और बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी, कुछ ये टॉपिक है बिल्कुल दिमाग से बढ़िया समझने वाला। दूसरी चीज थी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप कौन सी कार में बैठे हैं? आप बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आप बैठे हैं ए कार के अंदर, ठीक है? अब ये ए कार है और ये बी कार है। ए कार अब दूर है, आप इसमें बैठे हैं और बी ये रही। ए वाली जा रही है 60 से और बी वाली जा रही है 80 से, और बी वाली आगे जाएगी, ये तो आगे जा रही है, लेकिन आप इस कार में बैठे हैं। अब ए कार से आपको बी कार किधर जाती हुई नजर आएगी? वो आपको आपसे आगे जाती हुई नजर आएगी ना। और अगर वो आपको आपसे आगे जाती हुई नजर आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको ईस्ट डायरेक्शन में ही जाती हुई नजर आएगी। और अगर ईस्ट डायरेक्शन में आपको जाती हुई नजर आ रही है तो आंसर आएगा +20, क्योंकि हमारे पास प्लस साइन बता रहा था कि वो ईस्ट डायरेक्शन में है। मैं जानता हूं चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको लगाओ कि सर ये तो थोड़ा सा अजीब सा था, कोई बात नहीं। चलो, आप इमेजिन करिए कभी आप ट्रेन में या बस में कभी गए हो। अगर आपने ट्रेन में सफर किया है, बस में सफर किया है, दोनों केस में कुछ बातें कॉमन होती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है? और ट्रेन में जब हम जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं? खिड़की के बाहर झांकते हैं। जब हम खिड़की के बाहर झांकते हैं ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन आगे जा रही होती है और खिड़की के बाहर हमने देखा कुछ ट्रीज खड़े थे, पेड़ खड़े होते ग्राउंड में। वो पेड़ आपको मूव करते नजर आते हैं कि नहीं आते? आप आगे जा रहे होते हैं, पेड़ पीछे जा रहे होते हैं। तो क्या एक्चुअली पेड़ पीछे जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, वो सिर्फ आपको मूव करते हुए नजर आते हैं। अब मैं बोलता हूं कि आपकी ट्रेन जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको ट्री किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं? ट्री पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि वेस्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब डायरेक्शन उल्टी हो गई ना। आप ईस्ट में जा रहे हैं तो ट्री वेस्ट में जा रहे हैं, तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो बात वही है, आपके रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज पीछे जा रही है तो वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, आपके रेस्पेक्ट में कोई चीज आगे की ओर बढ़ रही है तो आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो ये होता है। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, लिखने का तरीका क्या था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं बात करता हूं तो मुझे वी ए भी लिखना है और वी ए माइनस वी भी लिखना है।
नेगेटिव साइन ये बताता है कि आप बी कार में अगर बैठे हैं तो ए कार पीछे जाती हुई नजर आती है, यानी कि वेस्ट की तरफ। और दूसरे में क्या था, वीबी अपॉन वीबी ए इक्वल टू वीबी माइनस वी। तो आप कौन सी कार में बैठे हैं, ए में बैठे हैं, तो ए कार से आपको बी वाली आगे जाती हुई नजर आती है, यानी कि टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, चलो जी अब देखते हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास। सेकंड हमारे पास क्या कंसेप्ट है, ये तो एक फर्स्ट कंसेप्ट, तो सेकंड कंसेप्ट की बात कर रहा हूं बेटा। मेरे पास वीए इधर की ओर जा रही है और वीबी इधर की ओर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं इस बार। अब क्या होता है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब सोचो, ए कार की स्पीड थी अगेन मैं 60 किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं, और बी कार की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, पहले की तरह। ओके, अब देखना जो चीजें बता रहा हूं बहुत बढ़िया, और उसका आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल अभी बताऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं बोलता हूं VAB निकालना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे, VA माइनस VB। VA कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 60 लिख देता हूं मैं इसकी जगह, फिर माइनस आता है। अब जो 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं 80 नहीं पुट करूंगा, इसको मैं पुट करूंगा माइनस का 80। अब सोचिए क्यों, ईस्ट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, वेस्ट को नेगेटिव मानते हैं। जो इधर की ओर जा रही है वो पॉजिटिव हो गई, जो उल्टा जा रही है वो नेगेटिव। जैसे साइन कन्वेंशन होते थे ऑप्टिक्स के अंदर कि u को इधर नापते हैं तो माइनस का u हो जाता है, v को इधर नापते हैं तो प्लस का v हो जाता है। तो माइनस 80 हो गया और 60 हो गया। अब क्या होगा, 60 तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी, माइनस साइन बीच में लगा है, और VB की जगह लिख दिया माइनस का 80। तो सॉल्व करके आ गया कितना, 140 पॉजिटिव का किलोमीटर पर आवर। पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या निकलता है। अभी ये हुआ कि कार ए आ रही है इधर से और कार बी आ रही है इधर से। कार ए चल रही थी आपकी किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर, कार बी चल रही थी 80 किलोमीटर पर आवर से। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती तो बहुत तेजी से पास करती है, ऐसा लगता है कि 200 की स्पीड से कार चल रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। ट्रेन में अगर आप जा रहे हैं तो एक ट्रेन इधर से आ रही होती है, एक ट्रेन उधर से आ रही होती है, तो आपको लगता है बहुत फास्ट जा रही है वो ट्रेन, जबकि वो बहुत फास्ट नहीं जा रही होती है, वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चल रही होती है। ये एक अपरेंट इफेक्ट है, यानी कि आपको ये पता लगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ती नजर आती है और सेम डायरेक्शन में कम होती हुई नजर आती है। तो ये जो हमारे पास, पहले मैंने आपको सेम डायरेक्शन बताया, अब मैं आपको ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा हूं। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो आ रही है और वो माइनस, यहाँ पे क्या हुई, प्लस होती हुई नजर आई। इसी कंसेप्ट से पता है क्या होता है, कोई कार अगर यहां जा रही है मान लो 200 की स्पीड से, और पीछे से कोई एक कार 210 की स्पीड से आके उससे टक्कर मार देती है, तो क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। 200 की स्पीड से ये जा रही है और 210 की स्पीड से कोई दूसरी कार आके पीछे से टक्कर मार देती है, दोनों कारें सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या नुकसान ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम पीछे का बम्पर निकल सकता है, चोट किसी को नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि इस वाली कार के रिस्पेक्ट में ये कार सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की वेलोसिटी माइनस हो गई थी। लेकिन अगर यही 200 किलोमीटर पर आवर की कार इधर आ रही हो और ये 210 की कार इधर जा रही हो और दोनों यूं जाएं और टकराएं, तो कोई चांस नहीं है किसी के बचने का। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है हेड ऑन कोलिजन जो होता है वो सबसे क्रिटिकल होता है, इसलिए होता है क्योंकि उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है। और सेम डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, सेम डायरेक्शन के अंदर उनकी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए कोलिजन कम होता है। और ये आपको ये पता है कि आपके कार अगर कोई आगे जा रही है, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आपकी कार से आगे वाली कार टकरा जाए ना तो बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं है। लेकिन अगर कोई कार उधर से आ रही हो और आप इधर से आ रहे हो, तो अगर कोलिजन हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो आप सोच के देखिए, ये 60 से चल रही थी, ये 80 से चल रही थी, लेकिन जब ये दोनों यूं आएंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे से अगर कोलाइड कर गए, तो ना तो वो 60 से कोलाइड करेंगे, ना वो 80 से कोलाइड करेंगे, वो कोलाइड करेंगे 140 किलोमीटर पर आवर से। और आपको पता है 140 किलोमीटर पर आवर से कोलिजन का मतलब क्या होता है, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये कब था आपके पास, ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर्मूला मैंने सेम लगाया, VAB = VA - VB, VA 60 रख दिया, माइनस साइन बीच में लगाया इस फॉर्मूले का, और VB को मैंने 80 की जगह -80 रखा। क्यों रखा, क्योंकि VB उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, इसलिए मैं 80 की जगह -80 पुट करूंगा। अब बात करते हैं कि VBA क्या है।
रिलेटिव वेलोसिटी, relative velocity of b with respect to a, तो हम इसको लिखते हैं vb इज इक्वल टू क्या आता है vb माइनस v। अब vb हमारे पास क्या है बेटा, vb की वैल्यू थी माइनस का 80, साइन के साथ पुट करना पड़ेगा, माइनस va कितना है, va हमारे पास है प्लस 60, तो सॉल्व करके मेरे पास आता है माइनस का 80 माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 140 किलोमीटर पर आवर। अब ये माइनस साइन पता है क्या बताता है, ये माइनस साइन बताता है 140 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, और यहां पे जो पॉजिटिव 140 किलोमीटर पर आया था वो आया था 140 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है, कैसे बताएं इसको, कैसे इस बात को मैं बता सकता हूं कि ईस्ट और वेस्ट हमने कैसे डिसाइड किया इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैंने लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आप कौन सी कार में बैठे हैं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप बी में बैठे हुए हैं, जो सेकंड नंबर पे आता है उसमें आप बैठे हैं। सीधे सीधे समझने का तरीका बताता हूं, आप बैठे हैं बी में और बी वाली कार किधर से आ रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, और ए वाली किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। अब मुझे बताइए कि जब आप इधर आ रहे होंगे और ए कार इधर जाएगी तो आपको ए कार किधर जाती हुई महसूस होगी, एक्चुअली तो वो ईस्ट में ही जा रही थी, आप जब यूं आएंगे तो आपको कैसे महसूस करेगी, आपको क्या लगेगा, आपको भी तो ईस्ट में ही जाती हुई नजर आएगी ना वो, लेकिन वो आपको 60 की स्पीड से जाती हुई नजर नहीं आएगी, वो आपको 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि आपकी स्पीड उसकी स्पीड में जुड़ गई है। 80 60 मिला के 140 हुआ, उसकी स्पीड से ईस्ट में जाती हुई नजर आएगी कार ए। अब जरा इस कंसेप्ट को दूसरे हिसाब से देख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप कौन सी कार में बैठे हैं, अब आप बैठे हैं ए में विद रिस्पेक्ट टू ए, बाद में ए आया, आप ए में बैठे हैं। अब आप अगर ए में बैठे हैं, ये आप ए में है, बी कार इधर से आ रही है, तो आप जब यूं चलेंगे और बी कार इधर से आएगी तो बी कार किधर जाती हुई नजर आएगी, आपको वेस्ट में तो जाती हुई नजर आएगी फिर भी, लेकिन किस स्पीड से वेस्ट में जाती हुई नजर आएगी, 80 से तो वो खुद आ रही थी, 60 से आप चल रहे हैं, तो टोटल मिला के 140 से वो आपको वेस्ट में ही जाती हुई नजर आएगी, इसलिए 140 आपके पास किलोमीटर पर आवर वेस्ट आंसर आया है इसका। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि वेस्ट की तरफ अपीयरेंस होगी, और पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ईस्ट की तरफ अपीयरेंस होगी। ये जो मैंने आपको बताया है इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट मोशन। जो एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, और मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट होकर बता रहा हूं इस बात को कि मैक्सिमम बुक्स के अंदर आपको ये चीज मिलेगी ही नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको एक टर्म ही नहीं मिलेगा, नाम ही नहीं मिलेगा। ये मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं जो नॉर्मली किसी बुक में लिखा नहीं है। एक होता है इंडिपेंडेंट मोशन और एक होता है डिपेंडेंट मोशन, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मोशन का मतलब ये होता है कार ए कार बी दोनों हाईवे पे जा रहे हैं, लेकिन कार ए का चलना कार बी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं डिपेंड करता, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना कि कार ए जब चल रही है तो बी भी चलेगी और कार ए रुक गई तो बी भी रुक जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। इसके चलने ना चलने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट मोशन। अब मैं बोलता हूं डिपेंडेंट मोशन किसको बोलते हैं। डिपेंडेंट मोशन का सबसे बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल जो जिम में होती है, ट्रेडमिल को आप जैसे ही ऑन करते हैं तो ट्रेडमिल जब धीरे चलती है तो आप भी धीरे चलते हैं, ट्रेडमिल तेज होती है आप भी तेज होते जाते हैं, ट्रेडमिल और तेज होती है आप भी तेज हो जाते हैं, ट्रेडमिल रुकती है आप भी रुक जाते हैं। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। वो चलेगी तो आप चलेंगे, वो नहीं चलेगी तो आप भी नहीं चलेंगे, डिपेंडेंट मोशन। जब ये डिपेंडेंट मोशन होता है तो साइन ऑफ कन्वेंशन जो मैंने आपको बताया ये उल्टे हो जाते हैं। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया है कि जब सेम डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जा रहे होते हैं तो वेलोसिटी माइनस हो जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो क्या होते हैं, अल्टीमेटली ऐड हो गए थे। ठीक है, डिपेंडेंट मोशन में उल्टा होता है। ठीक है, अब वो कैसे मैं थोड़ा सा बताऊंगा। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया पहले मैं आपको लिखवा दूं उसको, उसके बाद थोड़ा सा और मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिपेंडेंट मोशन। ये आपके तब काम आएगा जब आपके कुछ और काम नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट मोशन, इंडिपेंडेंट मोशन में मैं लिखता हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम लिखते हैं वी ए बी। फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी, और एक फॉर्मूला होता है वी ए बी इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। ये कब होगा और ये कब होगा, ये होगा इन सेम डायरेक्शन,
जब दोनों की दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती है, और ये होगा इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में अल्टीमेटली स्पीड ऐड हो जाती है। अब मैं बात करता हूं डिपेंडेंट मोशन। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसकी वजह से मैक्सिमम साइन कन्वेंशन बदल जाते हैं और बच्चों को समझ ही नहीं आता कि सेम डायरेक्शन में कब सब्ट्रैक्ट करेंगे और कब ऐड करेंगे। डिपेंडेंट मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, VAB is equal to VA plus VB and VAB is equal to VA minus VB। VA plus VB था आपके पास इन सेम डायरेक्शन और ये था इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इन ऑपोजिट डायरेक्शन कंफ्यूजन हो गया, होना ही था। और ये कंफ्यूजन 99.9% बच्चों को होना है। और मैं आपको बता रहा हूं जिसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में मतलब नहीं पता ना, वो रिलेटिव वेलोसिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन गलती करेगा। और क्यों गलत करेगा, रीजन भी ये है कि बुक वालों ने इन दोनों को अलग अलग सिखा ही नहीं रखा कि डिपेंडेंट मोशन के केस में क्या होता है और इंडिपेंडेंट में क्या होता है। वो उसी चीज को घुमा फिरा के बता रहे होते हैं, वो बच्चों को समझ नहीं आता। अब मैं आपको बताता हूं कि डिपेंडेंट मोशन में क्या एग्जांपल था जिससे मैं प्रूव करता हूं इस बात को कि डिपेंडेंट मोशन में सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। पहले मैं लिखता हूं एग्जांपल आपके पास ट्रेडमिल का। ट्रेडमिल मैंने आपको बताया कि आपने ट्रेडमिल को मान लीजिए एक स्पीड दे दी कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है। तो उस ट्रेडमिल की बेल्ट अगर आपने देखी हो तो वो हमेशा आगे से पीछे की ओर जाती है, यानी उधर से आपकी तरफ को आती है, हमेशा, उल्टा नहीं होता। 10 किलोमीटर पर आवर से अगर उसकी बेल्ट इधर जा रही है तो आप 10 किलोमीटर पर आवर से आगे चलते हैं। अब सोचो, बेल्ट इधर जा रही है, आप आगे जा रहे हैं, 10 की स्पीड से ये पीछे जा रही है, 10 की स्पीड से आप आगे जा रहे हैं, और अल्टीमेटली आप एक ही जगह चल रहे हैं। और एक ही जगह चलने का मतलब पता है क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, बढ़ ही नहीं रहे आप आगे। जब आप आगे नहीं बढ़ रहे तो चल कहां रहे हैं फिर, लेकिन चल तो रहे थे, लेकिन एक्चुअली अपीयरेंस जीरो आ गया। अब आप सोच के देखो, ये थी इस डायरेक्शन में, आप चले आगे और आंसर जीरो आ गया। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आंसर जीरो आएगा? दो चीजों के कॉम्बिनेशन से आंसर जीरो सिर्फ तभी आ सकता है व्हेन दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये 10 की स्पीड से अगर इधर जा रही है तो आप इसके रिस्पेक्ट में -10 से आगे जा रहे हैं क्योंकि आपकी डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो +10 -10 अल्टीमेटली आंसर जीरो, यानी कि माइनस हो गया। कब? जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। तो आपके पास था VAB = VA - VB, ट्रेडमिल के केस में जीरो। अब मैं बात करता हूं एक चीज और, अब मैं बात करता हूं कि सेम डायरेक्शन में स्पीड कैसे बढ़ जाती है। देखो, एक्सीलरेटर्स आप जानते हैं, ठीक है, मॉल में गए, एस्केलेटर्स वो आपको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, वो आपको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। आप अगर खड़े भी हैं ना तो भी वो आपको ऊपर लेके जा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप एस्केलेटर्स के ऊपर खड़े हैं और एस्केलेटर्स बंद हैं, नहीं चल रहे, तो आप भी नहीं चल रहे, और एस्केलेटर्स अगर चलने लगे तो आप भी चलने लगोगे। इसका मतलब है डिपेंडेंट मोशन। एस्केलेटर्स के चलने और ना चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन क्या बात होती है, कुछ खुराफाती लोग होते हैं, बेचैन महसूस करते हैं अपने आप को कि भाई मैं इतना धीरे धीरे नहीं जाऊंगा, तो वो क्या करते हैं, एस्केलेटर्स ऊपर जा रहे होते हैं और उस पे भी दौड़ दौड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो वो और जल्दी पहुंचते हैं और लोगों के मुकाबले। अब आप सोच के देखिए, एस्केलेटर्स अगर 4 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं या 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं और आप उसके ऊपर 6 किलोमीटर पर आवर से आगे चले गए, तो अल्टीमेटली आप 10 किलोमीटर पर आवर से आगे चले गए होंगे। आपकी स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिधर एस्केलेटर्स उधर ही आप, और दोनों ऐड हो गए। और दोनों ऐड होने के बाद क्या मिला आपको? दोनों ऐड होने के बाद फाइनल वेलोसिटी आपकी बढ़ गई। तो क्लियर है ना, एस्केलेटर्स पे आप ऊपर गए तो फाइनल वेलोसिटी बढ़ गई। अब आप इसको उल्टा भी करके देखो, एस्केलेटर तो ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीचे जाने की कोशिश करते हैं, वही खुराफाती लोग, वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं एस्केलेटर से ऊपर, तो वो एक ही जगह पे चल रहे होते हैं अगर उनकी स्पीड एस्केलेटर्स के बराबर ही हो। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस हो गया, तो आंसर जीरो आ गया, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड हो गया। तो सेम डायरेक्शन में तो हो गया ऐड और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया माइनस। ये था डिपेंडेंट मोशन। तो ये बातें और ढंग से समझ में आएगी, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसके न्यूमेरिकल्स। और तब तक बेटा आज की वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट था बहुत तगड़ा, और जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है ये चीजें आप ढूंढते रहिए, बुक के अंदर नहीं मिलेगी। ऊपर वाला मिलेगा, नीचे वाला नहीं मिलेगा। जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे ना कि रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बुक हमेशा VA - VB ही दिखाएगी, बस। होता भी ये, लेकिन ये कंडीशंस अगर आप जानते हैं
तो आप कुछ चीजों को बहुत आसानी से सीख पाते हैं। ठीक है बेटा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में डिपेंड और इंडिपेंडेंट मोशन के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको पता लगेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस ही करना है, लेकिन वो प्लस माइनस किस कंसेप्ट से करना है, डायरेक्शन क्या लेनी है, उसका ध्यान रखना होता है। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।